आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिविजन लेक्चर फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या ये कौन कौन से लोग इसको देख सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ड्रॉपर बैच कैन वॉच दिस वीडियो जस्ट टू रिवाइज द क्विक रिविजन के लिए कि क्या फॉर्मूले थे, क्या नहीं था, इसमें क्या था। जो पहली बार इस चैप्टर को रीड आउट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी इस लेक्चर को नहीं देख सकते, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आएगा ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये आई एवरेज है क्या, ये आई एवरेज क्या है, ये फॉर्म फैक्टर क्या है, उन लोगों को समझ ही नहीं आएगा। दैट्स वाई ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ जस्ट टू क्विकली रिवाइज इट, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट और एक एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो डीसी करंट की जब मैं बात करती हूँ तो डीसी करंट इज द वन जिसमें यूनी डायरेक्शन फ्लो होता है। मतलब क्या, जब इस तरीके का ग्राफ आप देख रहे होंगे तो ये आपका डीसी करंट का है, यूनी डायरेक्शन हो, चेंज नहीं कर रहा हो अपनी डायरेक्शन को, पॉजिटिव में ही रह रहा हो या फिर नेगेटिव में ही रह रहा हो। इस केस में ना टी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ओमेगा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि जितना वो प्लस में जा रहा है उतना माइनस में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ऑल्टरनेटिवली। मतलब पहले पूरा इसका फेज, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है साइन के ग्राफ का, तो आधा तो इसमें जा रहा है आधा इसमें जा रहा है। इस तरीके से हम आई एवरेज या फिर आई की वैल्यू देखते हैं। जब फुल साइकिल देखोगे आई एवरेज में जितना प्लस में जाता है उतना ही माइनस में जा रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर, तो आई एवरेज फुल साइकिल में 0 हो जाएगा। आई एवरेज हाफ साइकिल में 2i0/पाई होता है, 2i0/पाई, ये दो 2 एंड पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं 0.63 आई स्क्वायर एवरेज हाफ साइकिल का I0/I0² 2 होता है। IRMS तो सभी को ही रटना पड़ेगा, ये चीज तो इसका भी डेरिवेशन होता है, बट हम इतना डिटेल लेक्चर नहीं कर रहे हैं कवर। तो I0/√2 के बराबर हो जाएगा, ये I0/√2 के बराबर होगा। IRMS का मतलब ही ये होता है, स्क्वायर लो फिर मीन लो फिर इसका रूट ले लो, तो I0/√2 के बराबर होती है। ये I0 है क्या, यहाँ पर ये सब I0 था क्या, ये पीक वैल्यू होती है। और IRMS का रूट अगर पीक वैल्यू में √2 का डिवीजन कर देंगे IRMS की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्म फैक्टर किसके बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो है, बेसिकली IRMS अपॉन आई एवरेज का रेशियो कहलाता है फॉर्म फैक्टर, 1.1 होता है। अगर हमसे पूछा जाए 220 वोल्ट AC में, 220 वोल्ट DC में कौन सा ज्यादा डेंजरस है, तो AC वाला ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसकी जो पीक वैल्यू आएगी वो 220 इंटू √2 करके आएगी, जो कि 311 समथिंग आएगी। वेयर एज DC की तो 220 ही है, तो ये ज्यादा है ना, तो ये डेंजरस ज्यादा है, AC वाला डेंजरस ज्यादा है। हमेशा याद रखें कि 220 जब भी AC में कोई भी वोल्टेज बता ना रखा हो कि ये पीक है, ये या फिर IRMS दे रखा है, VRMS दे रखा है, जब तक ये खुद से नहीं बताए तब तक हमें मान के चल रहा है कि गिवन डेटा जो हमें दे रखा है वोल्टेज में या करंट के फॉर्म में, वो हमेशा RMS दे रखा होगा इन केस ऑफ AC। हमें 3 तरह के सर्किट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात की जाती है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, सभी ने पढ़ा हुआ है ये, जिसमें V, I और R एक ही डायरेक्शन में हो उसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। जब कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, V, I, R में कोई फेज डिफरेंस ना हो, उसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। इसका फेजर डायग्राम भी यही कहलाएगा। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हमें बात करनी है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। प्योर कैपेसिटिव की बात होगी तो प्योर कैपेसिटिव में क्या रहता है, Vc जो है लैग्स करता है बिहाइंड VR, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। मतलब VR के में या तो +π/2 फेज डिफरेंस में कर देना, या फिर इसमें किसी एक चीज में माइनस, इसमें माइनस कर देना, या फिर ठीक है किसी एक जगह पर, यानी कि इसके अगर यहाँ पर +π/2 करें तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। XC किसके बराबर होता है, 1/C ओमेगा के बराबर होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल बेस में बहुत यूज होता है। ये जो डायग्राम कहलाता है इसको फेजर डायग्राम कहते हैं, जो कि यूजुअली पूछ भी लिया जाता है। प्योर इंडक्टिव में आ जाओ
अब इन दो के फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा लर्न करने में डिफिकल्ट लगते हैं। प्योर इंडक्टिव में इंडक्टिव को कैसे डिनोट करते हो? एल से डिनोट करते हो। तो ग्राफ भी तो एल ही है इसका, देखो ग्राफ भी तो एल ही है इसका, ग्राफ भी कैसा है इसका, ग्राफ इज लाइक एल, बिल्कुल एल की तरह है। और वी एल ऊपर आएगा, वी आर अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ता, वी आर हर जगह, देखो रेजिस्टेंस में भी वी आर यहीं रहा था, यहाँ पर भी वी आर यहीं रहेगा, करंट भी यहीं रहेगा। करंट इन दोनों में से किसी में पावर कंजम्पशन नहीं होता है। एक्सएल बराबर एल ओमेगा के होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बस एक डिफरेंस ऑफ ग्राफ हम देख रहे हैं, ओमेगा के पर कौन कौन डिपेंड करता है वो देख लो। एक्सएल ओमेगा पर डिपेंड करता है, एल ओमेगा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। एक्सी की बात करें, ये 1/c ओमेगा है तो इनवर्स रिलेशन है तो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस ओमेगा पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा चाहे कितना भी बढ़ता जाए। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या ये एक आरसी सर्किट है? हाँ, तो आरसी सर्किट है तो ग्राफ कुछ वो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा कि आर इधर जाएगा, वीसी इधर आएगा, एक्सी इधर आएगा। करेक्ट। तो इसका जो 10 फेज डिफरेंस निकालते हैं वो 10 से निकालेंगे, वीसी बाई वी आर से, वीसी बाई वी आर से, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्सी बाई आर, एक्सी बाई आर। और इसमें कॉन्सेप्ट आता है वी नेट, आप निकाल सकते हो। वी नेट कैसे निकालेंगे, इसका और इसका वी नेट, यहां से वी नेट आ जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ऐसे आएगा। और एक नया टर्म यहां पर आएगा इम्पिडेंस जेड। जेड कैसे निकालते हैं, जेड निकालते हैं अंडर रूट, जेड का फॉर्मूला लिखते हैं, चलो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर ही क्या कहलाता है, जेड। जेड क्या है, इम्पिडेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इम्पिडेंस बता दो इतने का क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। तो वी नॉट, एक तो आई नॉट जेड के बराबर होता है, और वी आर एम एस दे रखा होगा तो आई आर एम एस इंटू जेड के बराबर होगा। आर नहीं आता यहाँ, आरसी सर्किट है ना, अगर सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो यहाँ आर आएगा, वरना तो जेड ही आएगा। सेम एल आर सर्किट के लिए भी वैलिड है, हाँ बिल्कुल। 10 इसका कैसे निकाल लेंगे, उधर था एक्सी बाई आर, यहाँ हो जाएगा एक्सएल बाई आर, फेज डिफरेंस निकालने के लिए। क्या आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड होगा, हाँ यहाँ पर भी सेम केस रहेगा बिल्कुल। अब एलसीआर सर्किट देखते हैं। तो यहाँ पर एलसीआर सर्किट में दो केसेस बनते हैं, एक तो एक्सएल बड़ा, अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से, और एक बनता है एक्सी बड़ा है एक्सएल से। ये दो केसेस बनते हैं। तो पहला हमारा केस है, उसमें हम देख रहे हैं वी नेट कैसे निकाला जा रहा है हमारा। वी आर का तो स्क्वायर लेंगे अंडर रूट, वी एल में से वी सी को माइनस कर लेंगे। इस केस में वी सी को वी एल में से माइनस करेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, सेम फॉर्मूला इसका भी है। तो हम इसका फेज डिफरेंस कैसे निकालें, 10 हमने तो पढ़ा था एक्सएल अपॉन आर करके निकालते हैं, तो इस केस में एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर करके हम इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट रेजोनेंस, जब आ जाएगा एलसीआर सर्किट में तब उसको कैसे निकालें। रेजोनेंस अगर एलसीआर, पहले तो कंडीशन क्या है एलसीआर में रेजोनेंस आने की, तो कंडीशन इज दैट जब ओमेगा नॉट 1/√LC वैलिड हो रहा हो। कैसे वैलिड होगा, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। ये दो चीजें अगर बराबर बराबर दे रखी हैं एलसीआर सर्किट में, सपोज करो ये भी 10 माइक्रो दे रखा है, ये भी 10 माइक्रो दे रखा है, अपने अपने उसमें हेनरी और यहाँ पर फेरेड, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। टी कितना हो जाएगा, 2π√LC हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। रेजोनेंस के केस में आई मैक्सिमम हो जाता है, इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, किसी एक को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो आई मैक्सिमम होता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों में, तो जेड मिनिमम होता है। जेड मिनिमम मतलब कितना हो जाएगा, जेड बराबर आर के हो जाएगा एलसीआर सर्किट में। पहले तो ऐड होकर के आ जाता था, बड़ा हो जाता था जेड की वैल्यू, बट अब एफ बराबर एफ नॉट के केस में फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस में आएगी, यहाँ पर देखो मैक्सिमम करंट मिल रहा है लेकिन मिनिमम इम्पिडेंस मिल रहा है।
अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को ही शार्पनेस कहते हैं। पहली बात, हमें इसके लिए बैंडविड्थ पता होनी चाहिए। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इस तरीके के डायग्राम में, इस तरीके के ग्राफ में जब ये जो वैल्यू होती है, इसी को बैंडविड्थ बोला जाता है। पहली बात, शार्पनेस ही क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। ये शार्पनेस कहलाती है। जितना ज्यादा शार्प ये ग्राफ आएगा उतना अच्छा बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर होगा उसका। बैंडविड्थ का फॉर्मूला 2 डेल्टा ओमेगा होता है। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है, ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। ये जो ओमेगा नॉट दे रखा है ये गिवन होता है, डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा, ये क्या है? बैंडविड्थ है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वैल्यू बराबर आती है ओमेगा नॉट एल बाई आर। और इसी को ही अगर हम तीनों एलसीआर के केस में तीनों वैल्यूज दे रखी हैं और क्वालिटी फैक्टर पूछा जा रहा है तो 1/r अंडर रूट एल बाई सी। यहां से एक चीज दिखाई दे रही है कि 2 डेल्टा ओमेगा आर बाई एल के बराबर है, आर बाई एल के बराबर है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर कॉस फाई किसके बराबर हो जाए? आर बाई जेड के बराबर हो जाए। आर बाई जेड से हम कॉस फाई निकालेंगे, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। प्योर रेजिस्टिव का पावर फैक्टर 1 रहेगा, प्योर कैपेसिटिव का 0 रहेगा और प्योर इंडक्टिव का भी 0 रहेगा और एलसीआर के केस में 1 रहेगा। एलसीआर के केस में रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1 रहेगा क्योंकि आर का 1 होता है। कॉज के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज बता रखी है। उसके बाद पावर एक्चुअल में किसके बराबर होता है? ट्रू पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आर एम एस याद रहे क्या था? आई नॉट बाई रूट 2 था, इंटू कॉस फाई। ये है पावर फैक्टर 0 होगा किस केस में? अगर पावर फैक्टर 0 है तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं है, इसका मतलब। ठीक है। एसी करंट की कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, क्यों हम एसी करंट को आखिर यूज करते हैं डीसी करंट को छोड़ के। तो एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसका एक हम एडवांटेज जो है ये वाला स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, लो करंट पर एसी फ्लो करता है, लो करंट पर एसी फ्लो करेगा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है करंट। तो इस टाइम पीरियड में तो कम करंट यूज अप होना चाहिए, तो लो करंट होता है, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। एसी कैन बी मेजर्ड बाई हॉट वायर वोल्टमीटर एंड हॉट वायर अमीटर। अब इसका जो एक एडवांटेज है स्टेप अप स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर में लगता है, जिससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, किस पर बेस्ड है? ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो ई के वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी बराबर होता है एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी बराबर होता है आई प्राइमरी। इनवर्स रिलेशन होता है आई और वी का इस केस में, और आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स के केस में, डायरेक्टली यूज होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। अब आउटपुट की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी, आउटपुट किसे कहेंगे? जो सेकेंडरी वाला है। तो अगर आउटपुट की वैल्यू ज्यादा है तो वो स्टेप अप हो गया। अगर वी प्राइमरी की वैल्यू ज्यादा है, इनपुट की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर वो क्या हो गया? स्टेप डाउन हो गया, क्योंकि आउटपुट कम मिलने वाला है हमें। ठीक है, यही केस है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का। क्या पावर ट्रांसफॉर्मर में पावर कितने के बराबर? ई एस, यानी कि इसी को हम वीपी वी एस आई एस लिख सकते हैं। यहां से इनवर्स रिलेशन हम देख सकते हैं पावर सेकेंडरी का, ये लिख सकते हैं। एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होती है इनटू 100 परसेंटेज। अगर निकालें तो यहाँ पर एफिशिएंसी हम पावर की निकाल लें तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट यहां से आ जाएगा। एनर्जी लॉस किस किस वजह से होती है? फ्लक्स के लीकेज की वजह से होती है एनर्जी लॉस, फ्लक्स लीकेज की वजह से होती है, एडी करंट की वजह से होती है एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉ की वजह से होती है लॉस, और रेजिस्टेंस इन द वायर की वजह से। एडी करंट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं? लैमिनेटेड शीट्स से। फिर आता है लास्ट टॉपिक एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में जो
वोल्टेज होगा वो तो जीरो हो जाएगा। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी बराबर होता है जीरो के। ये इक्वेशन लर्न रखनी है हमको, जहां पर चार्ज जो है डिस्प्लेसमेंट की तरह है। मैकेनिक्स के एसएचएम में चार्ज जो है डिस्प्लेसमेंट की जगह है, वी जो है आई यहाँ पर आई जो है वो वी के बराबर है, मास एल की तरह है बिहेव करने वाला, फोर्स कांस्टेंट 1/c के तरह है यहाँ पर, और ए की तरह क्यू है। दैट्स इट। दिस इक्वेशन इज मोर वेरी मच important. D square q by dt square plus q by lc is equals to 0. That's all about our alternating current.